जो जीता वही सिकंदर। इस हिंदी कहावत में जिस सिकंदर का जिक्र किया गया है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक साम्राज्य का ऐसा राजा जिसने छोटी सी उम्र में ही खुद से कई गुना बड़े पर्शियन साम्राज्य को तबाह कर दिया। ग्रीक एम्पायर को 7 समंदर पार तक फैला दिया और बन गया राजाओं का राजा सिकंदर। आज से करीब 2381 साल पहले ग्रीस के एक छोटे से कस्बे मैसेडोनिया में महाराज के घर एक बेटे ने जन्म लिया। ये कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वहां के लोग इसे भगवान ज्यूस का बेटा अलेक्जेंडर मानते थे। अब दुनिया के सभी पिताओं की तरह उनके पिता फिलिप द्वितीय भी अपने बेटे को एक काबिल राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त ग्रीस में मौजूद सभी महान लोगों से उन्हें शिक्षा दिलवाई, जिसकी बदौलत सिकंदर बुद्धि से लेकर युद्ध कला तक इतना माहिर बन गया कि महज 12 साल की उम्र में उसने एक विशाल और जंगली घोड़े ब्यूसीफेलस, जिसे आज तक कोई अपने काबू में नहीं कर पाया था, उसे काबू कर लिया। और फिर वो घोड़ा जिंदगी भर सिकंदर का साथी रहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब सिकंदर ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन क्या सिकंदर ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी? कैसे उसने एक के बाद एक साम्राज्य को हराकर वहां के लोगों को इस कदर अपना बना लिया कि वो लोग भी सिकंदर को भगवान मानने लगे? कौन थे भारत की वो महान राजा पोरस जिनके साथ युद्ध में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कमजोर पड़ गया था? और क्यों गंगा के तट की तरफ कदम बढ़ा रहा सिकंदर अचानक से भारत छोड़कर वापस चला जाता है? जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 356 ईसा पूर्व से, जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय को अपनी चौथी पत्नी ओलंपियास से एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। यह परिवार का पहला वंशज था, इसलिए इसे खूब लाड प्यार दिया गया। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई और जब वे 13 वर्ष के थे तो उन्होंने उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक से शिक्षा ली। मगर हर राजघराने की तरह ही मैसेडोनिया में भी फिलिप द्वितीय की दूसरी पत्नी क्लियोपेट्रा जो उन्हें प्रिय थी, वो सिकंदर के महाराज बनने के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। उनकी वजह से ही सिकंदर की अपने पिता से भी दूरियां बढ़ने लगी थी और वो खुद 6 महीने के लिए साम्राज्य छोड़कर चले गए थे। मगर फिर सिकंदर वापस आए और फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने ग्रीक साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। दरअसल सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप II की हत्या कर दी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उनकी मां ओलंपियास का हाथ हो सकता था। इस घटना के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके लिए उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। इस तरह महज 20 साल की उम्र में वो मैसेडोनिया के राजा बन गए। अब उनका लक्ष्य था फारस यानी पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करना, जिसके लिए अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ग्रीस में स्थित बाकी शहरों में अपना रुतबा कायम किया। इसी दौरान उसने कई शहरों की आर्मी कमांडर्स और यहां तक कि आम लोगों को भी मैसेडोनिया की आर्मी के साथ मिला लिया। शाही खजाने का एक हिस्सा भी लोगों में बांटा ताकि जरूरत पड़ने पर सबकी वफादारी सिकंदर की तरफ हो, जिसके बाद वो अपनी सेना लेकर फारस साम्राज्य पर कूच कर देता है। कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर की सेना में सिर्फ 50,000 सैनिक थे, जबकि फारस के राजा डेरियस तृतीय की सेना में 25 लाख सैनिक। लेकिन अपनी बुद्धिमान रणनीति से सिकंदर ने फारस साम्राज्य के सभी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आखिर में डेरियस तृतीय को हराकर न सिर्फ फारस साम्राज्य पर जीत हासिल की, बल्कि डेरियस तृतीय की बेटी से शादी करके वहां के लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसे लोगों के विश्वास की जरूरत है। इसलिए तो उसने पर्शियन खजाने का एक हिस्सा भी वहां के लोगों में बंटवा दिया। अब इससे युद्ध में हार चुके देश तो खुश हो रहे थे, लेकिन सिकंदर की अपनी सेना खुश नहीं थी, जिसका असर भारत पर जीत पाने में उसकी चाहत पर पड़ने वाला था। खैर, कहानी पर वापस आए तो अगले 10 सालों में 10,000 मील तक का सफर करते हुए सिकंदर अपनी 1 लाख सैनिकों की बड़ी सेना लेकर ईरान होते हुए सिंधु घाटी के तट पर पहुंचा, जहां सिकंदर ने अपनी नजदीकी भारतीय शहरों के राजाओं को संदेश भिजवाया
भिजवाया कि वो युद्ध के बिना ही हार मान जाए और सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार कर ले। कई राजाओं ने काबुल की घाटी में उससे मिलना शुरू किया, जिनमें से एक थे तक्षशिला के राजकुमार अंभी, जिन्होंने जानबूझकर सिकंदर के लिए भारत का द्वार खोल दिया था। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5000 भारतीय सैनिक, 65 हाथी भेंट किए ताकि वो अपने दुश्मन पोरस के साथ लड़ाई में सिकंदर का साथ पा सकें। उस वक्त राजा पोरस का पौरव साम्राज्य पंजाब क्षेत्र में झेलम और चिनाब नदियों के बीच मौजूद था, जिसका बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में है। आज पोरस के साम्राज्य पर हमला करने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्से को सिंधु नदी पर पुल बनाने भेजा, जिसमें भारतीय राजाओं की तरफ से दिए गए कई इंजीनियर्स शामिल थे। इस पुल के बनने के बाद ही सिकंदर की सेना इस तरफ आ सकती थी। वो रास्ते में आने वाले सभी राजाओं के साम्राज्य को एक दिन में तबाह करता जा रहा था। इस दौरान उसकी बाहों में एक तीर भी लगा। सिंधु नदी तक मार्च करने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनाने में उनकी मदद की, जहां से मार्च करते हुए सिकंदर की सेना झेलम नदी के पास पहुंच गई, जिसकी उस तरफ राजा पोरस की सेना खड़ी थी। यहां से सिकंदर ने राजा पोरस को समर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर शुरू हुआ सिकंदर और पोरस के बीच वो महामुकाबला, जहां पहली बार दुनिया ने देखा कि राजाओं का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कमजोर पड़ सकता है। अब मानसून की बारिश के कारण नदी उफान पर थी और पोरस को पूरा विश्वास था कि कोई भी सेना इस वक्त नदी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन सिकंदर ने रात के अंधेरे में अपनी सेना को बांटकर झेलम के एक संकरे और कम गहरे हिस्से से नदी को पार करवा दिया। हालांकि इस प्रयास में बिजली गिरने से सिकंदर के कई सैनिक मौत के घाट उतर गए। सिकंदर को इस पार आता देख राजा पोरस चौंक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी सेना को तुरंत तैयार किया, जिसमें शामिल थे भारी भरकम हाथी, तीरंदाज और घुड़सवार। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही, और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, क्योंकि उस वक्त इस इलाके का नाम था हाइडेस्पीज। खैर, इस युद्ध में सिकंदर को पहली बार हाथियों की ताकत का सामना करना पड़ा। यूनानी सेना के घोड़े पोरस की सेना के हाथियों को देखकर डर गए और बुरी तरह पीछे हटने लगे, मगर फिर सिकंदर ने जल्द ही इन विशालकाय हाथियों से लड़ने का तरीका खोज निकाला। उसके सैनिक हाथियों को घेर लेते और उस पर भालों से हमला करते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख का निशाना लेता और जैसे ही हाथी की आंख में तीर लगता, वो अनियंत्रित होकर इधर उधर डोलने लगता और अपने ही लोगों को कुचल डालता। अपनी रणनीति से सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस के सैनिकों के बाएं और दाएं भेज दिया और कहा कि वो आगे जाकर पीछे से पोरस के सैनिकों पर हमला करें। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। इस लड़ाई में सिकंदर अपने उसी बुसेफेल्स घोड़े पर सवार थे, जिन्होंने 12 सालों तक उसका साथ दिया था और 12 की उम्र में भी उसको काबू करने वाले सिकंदर थे। लेकिन एक तीर घोड़े को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर दुख करने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखा। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, सिकंदर के सैनिकों ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। मगर फिर भी एक भीमकाय हाथी पर सवार पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उसके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास संदेश भिजवाया कि अगर वो हथियार डाल दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। इस संदेशवाहक का नाम था ओम्फिस। पोरस ने संदेशवाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की। तब सिकंदर ने पोरस के पास दूसरा संदेशवाहक भेजा। उन्होंने पोरस को हथियार डालने के लिए मना लिया और आखिर में पोरस को बंदी बना लिया गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने सिकंदर को महान बना दिया। कहा जाता है कि जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा करता है। यह सुनकर सिकंदर हैरान रह गया। उसने न सिर्फ पोरस को माफ कर दिया बल्कि उसका पूरा साम्राज्य भी लौटा दिया और आसपास की कुछ एक्स्ट्रा जमीन भी राजा पोरस को भेंट कर दी और कहा, तुम जैसे योद्धाओं पर शासन करना मेरी शान के खिलाफ है। सिकंदर जानता था कि किसी को हराकर जीतना एक बात है, लेकिन उसे उसका सम्मान वापस देकर जीत पाना असली कला है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया तो वो भारत को पूरी तरह क्यों नहीं जीत पाया। दरअसल पोरस से युद्ध जीतने के बाद सिकंदर की सेना पूरी तरह से थक चुकी थी। ऊपर से उन्हें पता चला था कि गंगा के उस पार और भी बड़ी शक्तिशाली सेनाएं हैं। मगध, नंद वंश जैसे साम्राज्य जिनके पास हजारों हाथी और लाखों सैनिक थे। सिकंदर के अपने सैनिक अब और आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने विद्रोह करने की धमकी दी और मजबूरन सिकंदर को वहीं रुकना पड़ा। कहा जाता है कि भारत के महान साम्राज्य पर हमला न कर पाने से सिकंदर काफी दुखी हो गए थे। इसलिए करीब 3 दिनों तक वो सिंधु घाटी के पास अपने टेंट में ही बैठे रहे और किसी निकट सहयोगी से बात तक नहीं की। वो इंतजार करते रहे कि उनके सैनिक उनके पास आकर उन्हें मनाएंगे और अपने कहे पर माफी मांगेंगे, लेकिन इस बार उनके पास कोई नहीं आया। आखिर में सिकंदर को स्वीकार करना पड़ा कि गंगा तक जाने का उनका सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा और अपने सारे सैनिकों को जमा कर ऐलान किया कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। जिसके बाद सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन यानी कि आज के इराक पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन थे और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। खैर, कारण चाहे जो भी हो, जाते जाते अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी अंतिम इच्छा में कह चुके थे कि अब जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकले हों ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी जमीन जीत ली वो भी खाली हाथ ही जाता है। दोस्तों, क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर देता तो आज हमारा इतिहास कुछ और होता? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और भारत के महान राजा पोरस की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।